ये मलिक जी का बड़पन था। वो क्या बोले कि शब्द आप शायद सुनने लगे कि मैं पूरा सुन रहा था कि हमारा बदौलत तो है, ये नहीं है। ये थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा। आपके बदौलत हम है, आपके बदौलत हम है। ये दुनिया को, ये देश को पहले लेबर आए, उसके बाद लेबर कमिश्नर आए, उसके बाद लेबर लॉ बना। सो पहले आप एक 1970s में एक फिल्म आया था रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार जी का, आपको पता होगा। उसी को मैं रिकॉल करते हुए आपको बोलता हूँ, जो कपड़ा मैं पहना हूँ, जो पोडियम के ऊपर मैं भाषण दे रहा हूँ, जो खाना मैं खा रहा हूँ, उसमें आपका योगदान है। आप नहीं तो हम। ये भी मैं पूरा खुलकर लेबर हमारा कामगार भाइयों और बहनों के साथ बातचीत करता हूँ। मेरा मिनिस्ट्री में 29 साल हो गया। उसके पहले 11 साल मैं पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में था। वहाँ भी कामगार के साथ जुड़ा रहा। मैंने कभी गलती से कभी नहीं सोचा मैं काम करके आप लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, नेवर। कभी मैंने नहीं सोचा, ना कभी सोचूंगा, ना किसी मेरा अफसर को बोलता हूँ कि हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार हमको तनख्वाह देता है कामगार का सेवा करने के लिए, हम फ्री में तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसी के ऊपर एहसान का कभी सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए आपके लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी हम ज़्यादा करते हैं। ये सब हमारा संज्ञान में है। और ये आपने जो सहयोग दिए हमारा श्रम पोर्टल में आज तक 26 करोड़ पंजीकरण कर चुके हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। और मुझे आशा है अगले 2 महीने में सारे के सारे पंजीकरण कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पदक्षेप क्या होगा? अगला पदक्षेप उसको NCS पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, नेशनल कैरियर सर्विस। वो उसका काम जोर शोर से चल रहा है और ठीक ठाक सब चीज़ चला ना, उसको NCS पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, नौकरी देने वालों के लिए आसान होगा, नौकरी पाने वालों के लिए आसान होगा। क्योंकि 400 तक प्रोफेशन जो हमारे लोग परिवहन जी बोल रहे थे मिसलेनियस श्रेणी में है, वो भी एक श्रेणी है। वो सब में आप आ जाएंगे पोर्टल के थ्रू। इसमें जिसको चाहिए वो आपको चयन करेगा, कोई बिचौलिया के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है। और आपको तो पता है, बस हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री सर्वयोगी मानधन योजना शुरू किए थे, तो क्या हुआ, बस उसमें हम ज़्यादा बस 50 लाख तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसीलिए उसको थोड़ा लोकप्रिय करने के लिए आप मेहनत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सके। श्रमयोगी मानधन योजना और एक ट्रेडर पेंशन योजना भी शुरू किया गया है, उसका भी आप देखिएगा। और उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा हम क्या करते हैं लेबर के लिए। हर साल बिना कोर्ट को जाते हुए, बिना कोई केस चलाते हुए हम कामगार को 150 से 200 करोड़ रुपया हम देते हैं। आप बोलेंगे कैसे? आप लोगों का ग्रेच्युटी फंसा रहता है, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता, किसका पेमेंट भुगतान नहीं होता, ये सब चीज़ है। वो सब हमारे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं। हम बिना कोर्ट फीस लिए, बिना फीस लिए, बिना वकील के हम उन लोगों का केस का सुनवाई करते हैं। कब ज़रूरत पड़ा तो उन लोगों का जो एप्लीकेशन वगैरह मैं खुद टाइप करवा के देता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, 50 रुपया वो नहीं दे सकता। इसलिए मैं जहाँ क्या ठीक है उसको मदद कर दो, थोड़ा आधा घंटा लगेगा, उसका काम तो हो जाएगा। और कहा धनबाद में ऐसा कुछ केस में थोड़ा कष्ट आ जाता है, इसीलिए वहाँ 2-4 वकील थे। मैं बोला उसका क्लेम इतना है, 10,000 का है, वो तेरे को 500 रुपया 1,000 रुपया देगा, करेगा क्या? क्योंकि वकील तो फ्री में नहीं करेगा। हमारा भाई मेरा अफसर तो फ्री में आपको सर्विस देंगे, लेकिन वकील तो नहीं करेगा। क्योंकि वो एक हिंदी में कहा बोलते हैं ना, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वकील तो फ्री में आपका नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो गरीब है, 500 से 1,000 रुपया देगा, 2 डेट में मैं तेरा केस फैसला कर दूंगा, तेरे को 10-15 बार आना नहीं पड़ेगा। आप विश्वास करें, मैं कम से कम 1700 अपील 5 साल में सुनवाई किया हूँ धनबाद में, 1700 है। अगर विश्वास कीजिए, मेरा 2-3 को छोड़ के जितना अपील मेरे पास आया 30 से 45 दिन में मैं डिस्पोज किया हूँ। 30 से 45 दिन, 2 डेट या 3 डेट केस खत्म। और भगवान का शुक्र है, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का भी दुआ है, ज़्यादातर केस हाई कोर्ट नहीं गया, वही फैसला हो गया। क्योंकि हम जब जजमेंट देते हैं ना पूरा बैलेंस करके देते हैं, इसलिए हाई कोर्ट को कोई भूल भटका करके जा जाता है तो जीतता नहीं मैनेजमेंट वाले।
एक बांडू टपनों का केस मैं आपको दूंगा, वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर था, बड़ा क्लासिक केस है, आप शायद इसका केस सुने नहीं होंगे। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में वो एक कॉन्ट्रैक्ट मजदूर था 1983 से एक सोसाइटी के थ्रू, उसका ग्रेजुएटी बनता था, वो रिटायर किया 2012 में, मेरे पास आया 2019 में, अब तक 7 साल के बाद आया। वो कैसे पहले हमारा RLC राज्य के पास गया, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो ट्रायल अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट जैसे ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं वो ट्रायल अथॉरिटी होते हैं, वो उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। वो मेरे पास आए, मैंने क्या किया, मैंने अपील स्टेज में साक्ष्य प्रमाण वगैरह नहीं लिया जाता, लेकिन मैंने लिया, मैं तुम्हारे पास कोई गवाह है तो प्रोड्यूस करो, कोई रिकॉर्ड है तो प्रोड्यूस करो। उसको लेकर मुझे 1.5 साल हो गया, क्योंकि HCC हाई कोर्ट का चुनाव ही वकील को दिया था। और रोजाना आप मेरे सामने पेश होने के लिए 500,000 रुपया कम से कम लगते हैं, और उसका क्लरिकल खर्चा, टैक्सी भाड़ा वगैरह वगैरह सब अलग अलग, वही साथ वो वकील दिए थे, इसीलिए वर्कर को भी तकलीफ है। और हमारे जो वर्कर का जो था, हमारे एक कमिश्नर है, नारायण का नाम क्या है, एक नारायण का दिनेश का पिताजी, वो HCC में एक्स एम्प्लॉय थे, अभी 80 साल के बन गए, सुपर सीनियर सिटीजन है, वो उसका केस लेकर आया। उसको मैंने बताया केस को कैसे करना है, बता कर दिया, साफ साफ आपको मैं बताता हूँ, मैं लिखकर बिना साइन करके देता था, आप ये पर्ची लाकर बनाकर मेरे को दो, मैं साफ साफ बोलता, मैं जो क्या बोलता हूँ, क्योंकि वर्कर को उसका हक दिलाना है, इसलिए मैं मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोले मैं केयर नहीं करता। फाइनली 1,36,000 रुपये का उसको ग्रेचुइटी दिलाया, 1,36,000 रुपये इंटरेस्ट। उसी टाइम जो देखेंगे जो उसका मुंह में जो मुस्कुराहट है ना, वो करोड़ रुपया का है। वो तो आशा छोड़ चुका था, उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट 1,36,000 एंड ये 1,36,000 आपका मोबाइल नंबर है तो मेरे को दे दीजिए, मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा। उसके बाद भी थमा नहीं, हाई कोर्ट गए, HCC हाई कोर्ट गया, वहाँ जाकर 50-60 हज़ार रुपया खर्चा किया। और भगवान का शुक्र है, आप लोगों का दुआ है, 1 साल नहीं लगा हाई कोर्ट में फैसला होने के लिए, वरना हाई कोर्ट में 15-20 साल केस पड़ा रहता है। 1 साल में फैसला हुआ, उसमें मैंने बताता हूँ क्या क्या बस है। वो आकर बोले ये हमारा वर्कर नहीं था, ही वॉज नॉट आवर डायरेक्ट वर्कर। ये कानून का दाव पेच मैं आपको बता रहा हूँ, आज अथॉरिटी मैंने उससे किससे डील किया, कैसे उसको निपटाया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोले कि वो हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं था, HCC वाले बोले हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो मैंने जजमेंट में लिखा ये सच है कि वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन उसको झुटला नहीं जा सकता कि वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय था। हाँ, यही लॉ है, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय था और वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम नहीं कर रहा था, HCC के लिए काम कर रहा था, HCC का काम कर रहा था। तो ग्रेचुइटी एक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं बोलता, एम्प्लॉय बोलता है। तो ये एम्प्लॉय है भले ही डायरेक्ट हो, इसलिए उसको ग्रेचुइटी पाना ही है। सो इंटरेस्ट और ग्रेचुइटी के साथ उसका ऑलरेडी भुगतान हो चुका है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत चुनौतियाँ होता है, टेलीफोन आ जाता है, सर ये केस क्यों आप करते हो, ये क्यों डरते हैं बताया आपको। अभी 250 केस आ गया, एक केस मैंने छोड़ा एक सैंपल के तौर पर मार्केट को, अभी रांची RLC के पास 250 केस है इसी टाइप का। इतना ही तो बख्शे, जय श्रमय वो जय से जय। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक अपने राइट्स को सिक्योर नहीं कर पाता है। उसके असंगठित क्षेत्र में तो ये बड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है कि इन वर्कर्स को कैसे इनके अधिकारों को दिलाया जाए। बट अगर ये असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स एक साथ एकत्रित हो जाते हैं यूनियन के फॉर्म में और अपने डिमांड्स को रखते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो उनको उनके अधिकार मिल भी जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में वर्कर्स के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि श्रम कानूनों में उनके लिए क्या प्रावधान है। जब वो संगठित हो जाते हैं, यूनियन के रूप में हो जाते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी मिल पाती है। उन्हें ये जानकारी मिल पाती है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाना है, किसको संपर्क करना है, कैसे उनको अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है। तरफ से जो भी कोऑपरेशन की आवश्यकता है वो सारा कोऑपरेशन मिलेगा।
बात ये है, जैसा कि चीफ लेवल कमिश्नर सर ने बोला कि आप हैं तभी हम हैं, वे बिल्कुल सही बात है, आप हैं तभी हम हैं। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही हमें बनाया गया है और हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आए हैं, हमने आपकी समस्याओं को भी समझा है और हमने कोशिश किया है कि किस तरह से आपकी जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। अभी जैसे आप सबको मालूम है, माननीय मंत्री जी ने जब ई श्रम रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन किया था 26 अगस्त को, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे, यूनियन के भाई लोग हमारे पास आए थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी करवाई जाए, और हमने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ टेकअप किया और लाइन अप करवाया, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि करीब करीब आपके सारे जो यूनियन के मेंबर्स हैं वो ई श्रम पे रजिस्टर्ड हुए होंगे। ये यूनियन की सजगता थी, उसके चलते ये संभव हो पाया। सरकार में आप सब जानते हैं, हम सुबह से लगते हैं तो कैसे दिन निकल जाता पता नहीं चलता। आपकी एक चिट्ठी आई, हमने उस पर एक्शन लिया। उससे पहले भी जो यूनियन ने कुछ इश्यूज टेकअप किए थे, हमने माननीय मंत्री जी के साथ में मीटिंग किया था, उसका प्रोसीडिंग बनाया, रेलवे को टेकअप किया। कुछ मूलभूत इश्यूज हैं आपके जो कि एड्रेस होने चाहिए, और उसके लिए अब जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, जिसमें क्योंकि आपके साथ में जो हमारे माल गोदाम के वर्कर्स काम करते हैं उनके साथ एक तो फिक्स एजेंसी नहीं होती है, जिसका काम आता है वो काम करवाता है, पेमेंट देता है। रेलवे बोलता है ये हमारे एम्प्लॉय नहीं, रेलवे बोलता है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, और उनके पास जो फैसिलिटी रेलवे की अवेल करता है, और उनके लिए आप खून पसीना बहा करके जो काम करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अब जैसे दिल्ली में है, ESI की फैसिलिटी आप नहीं ले पाते क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कौन है। कॉन्ट्रैक्टर्स आज एक कंपनी की सीमेंट की वैगन को अपलोड करते हैं, कल दूसरी आती है, परसों तीसरी आती है। आशा है सामाजिक सुरक्षा कोड आने के बाद जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो कानून में हम व्यवस्था लेके आए हैं, और साथियों मैं आपको बताते हुए हर्ष है कि मैं इस ड्राफ्टिंग में था और हमने पूरी दुनिया के सारे देशों के कानूनों को देखा है। जो कानून हमने बनाए हैं पश्चिमी देशों में भी नहीं है, सिर्फ USA में 2 स्टेट ने कुछ अपने राज्य सरकार के कुछ कानून हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी भी देश ने कोई कानून नहीं बनाया। भारत पहला देश है जिसने प्लेटफॉर्म के लिए सूद ली है और कानूनी व्यवस्था की है। उसमें बहुत काम करने की जरूरत है अभी, लेकिन शुरुआत हुई है। उसके लिए कुछ फंड आएगा, सेस आएगा। हमने जो देखा है, एक मोटा अंदाज जो हमने निकाला था कि करीब आज की तारीख में भी इस तरह की कैटेगरी के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं करीब 1 करोड़ है, और इनका जो टर्नओवर अमेजोन का और इनका लेते हैं तो उन्होंने एवरेज 7,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगर 1% सेस भी हम लेते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारे को मिल जाता है वर्कर के वेलफेयर के लिए। इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप सभी मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप इसके लिए लगे रहिएगा। अभी ड्राफ्ट रूल्स बने हैं, स्कीम भी उसके लिए बनानी होगी, और ये एक कानून है जो आपको आशा की किरण देगा, और जब भी लागू हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी स्कीम्स आएंगी। इसमें आप लोग का कंट्रीब्यूशन हमें लगेगा, किस किस तरह से हम काम कर पाएंगे, कैसे कैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे इनकी सामाजिक सुरक्षा होगी, कैसे इनका इंश्योरेंस हो पाएगा, कैसे इनको हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी, वेलफेयर की फैसिलिटी मिल पाएगी। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने रूल्स बनाए हैं, लेकिन इनके ये सब चीज़ें जो है आपकी स्कीम में आएंगी, और नोटिफिकेशन इशू होंगे, फंड कहाँ से आएगा, इन सब में अभी और भी बहुत काम करना है। काफ़ी काम हुआ है। तो साथियों, ये एक आशा की किरण है जो आगे वाले समय में आप जैसे भाई लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, पर्टिकुलरली जो असंगठित कामगार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी के जो आपके छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं, जब कभी कोई ऐसा मसला होता है तो हम, जब भी आपकी चिट्ठी वगैरह आती है, हम रेलवे बोर्ड से टेकअप करते हैं, उनके ऑफिसर से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इश्यूज आपके एड्रेस हों। तो ये
लगातार प्रक्रिया है, जारी रहेगी। मैं इतना आश्वासन आपको देना चाहूँगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऑफिस में। आपका जब भी कोई इशू है आप हमेशा आ सकते हैं ऑफिस में और हमें अपना इशू बता सकते हैं। धन्यवाद।